स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए क्या होती है। जैसे हम लोग के दैनिक जीवन में भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। जैसे हम लोग चावल बनाते हैं, तो चावल में जब हम पानी डालते हैं तो भाप तैयार हो जाता है। या दूध है, दूध में नींबू डालिए तो वह फट जाता है। फिर दूध है, उसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिए तो दही बन जाता है। इसमें क्या होता है, सब रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो दूध के गुण थे वह अलग थे। जब हमने थोड़ा सा उसमें दही डाला तो पूरा का पूरा दूध ही दही में बदल जाता है, और उस दही का जो गुण धर्म है वह दूध से बिल्कुल अलग होता है। यह है रासायनिक अभिक्रिया। चाहे देखिए, दूध है, ताज़ा दूध लीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए, तो जब नींबू को डालेंगे तो दूध का गुण अलग था, और जब नींबू डालेंगे तो दूध फट जाएगा, जिसके कारण उसका गुण धर्म दूध से बिल्कुल अलग हो जाएगा। यानी कि जो दूध था, हमने नींबू डाला तो वह दूध नींबू से अभिक्रिया कर लिया और एक नया पदार्थ बना दिया, जिसका गुण धर्म दूध से बिल्कुल अलग है। वैसे ही हम लोग जो सांस लेते हैं, तो देखिए सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब वही सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ भी शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जब सांस लेंगे तो श्वसन क्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए गुण धर्म वाले पदार्थ का अगर निर्माण करता है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसमें मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ होगा और मिलकर जो नया पदार्थ बनाएगा उसका गुण धर्म इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले तत्वों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक बना सकता है। एक पदार्थ भी बना सकता है या एक से अधिक बनाएगा, लेकिन जो पदार्थ बनेगा उसका गुणधर्म इन दोनों से अलग होगा। या दो से अधिक जो भी पदार्थ लेंगे उन गुणों से जो नया पदार्थ बनेगा इसका गुणधर्म अलग होगा, तो हम कहेंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसकी परिभाषा हम देंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले तत्वों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं वह भी रासायनिक अभिक्रिया है। जो भोजन करते हैं तो भोजन का जो पाचन होता है वह भी रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम लोग खाना बनाते हैं यानी जो सब्जी या चावल बनाते हैं उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए चावल है, तो चावल में हमने पानी डाला तो वह भात तैयार हो जाता है। तो चावल प्लस पानी इज इक्वल टू भात। उसी तरह हम लोग अगर जैसे लेते हैं दही दूध लेते हैं, उस दूध में हमने नींबू डाला तो वह दूध फट जाता है। और उसी तरह दूध है, उसमें थोड़ा सा दही डाले तो वह दही बन जाता है। यह सब रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होगा इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ठोस है तो द्रव अवस्था में हो सकता है, या ठोस से गैस अवस्था में बदल सकता है, या ठोस से द्रव अवस्था और द्रव से गैस अवस्था में बदल सकता है, या गैस से द्रव अवस्था में भी बदल सकता है, या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या हम ये भी कह सकते हैं कि उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई बस जैसे हल्दी लेते हैं, जब हल्दी को हम लोग दूध में डालते हैं तो उसका कलर कुछ अलग हो जाता है। या चूना है, चूना में जब हल्दी मिलाते हैं तो उसका कलर कुछ अलग हो जाता है। तो इस तरह उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है।
तो इस तरह से अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है और उसके टेम्परेचर यानी तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। यानी कि अभिक्रिया होगा तो ऊष्मा दे भी सकता है या ऊष्मा ले भी सकता है। तो उसकी हम कहेंगे कि उसके टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन हो रहा है। और जब अभिक्रिया होगी तो उसके गैस हो सकता है कि वह गैस उत्सर्जित करे। अगर गुण मिलते हैं इसमें से कोई भी, तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होगा उसमें अवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है और अभी बताएं कि गैस उत्सर्जित कर सकता है और उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। अब इसके बाद से दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे बताए हैं कि भोजन का पाचन है या सांस लेना है, यह सब दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर H2 यानी कि हाइड्रोजन है और इसमें अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो यह बनेगा जल। देखिए इसको हमने संतुलित नहीं किया है, लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो जल बनता है। तो इसमें इस अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं? तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है। तो इसमें जो जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है तो इसको कहेंगे अभिकारक। अब इसके बाद अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बना है वह है H2O जल। तो यहाँ पे जल उत्पाद कहलाएगा, उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अब इसके बाद से आता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद बता रहे थे कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो जैसे आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे Cu प्लस H2SO4 है, यानी कॉपर जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो बनाएगा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर यह है अभिकारक, इसको कहते हैं अभिकारक। और इसको कहते हैं उत्पाद। तो देखिए ये तीर का चिन्ह दिखाता है कि अभिक्रिया किसको किसको मिलाने से क्या बना। ये तीर का चिन्ह इधर है, यानी कि कॉपर में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है तब बना है कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसलिए इसको ऐसा तीर का चिन्ह भी दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस से बाहर निकल रहा है। तो चलिए यहाँ पे यह Cu प्लस H2SO4 यह दोनों को मिलाया गया है, इसलिए इसको हम प्लस चिन्ह से दिखा देंगे। अब यहाँ जो प्लस चिन्ह है इसमें यह मिलाया नहीं गया है, कॉपर सल्फेट बना है और इसमें से H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है।
तो यह आपको ध्यान देना है कि अभिकारक में प्लस चिन्ह का मतलब कि इसमें इसको मिलाया गया है, और उत्पाद में प्लस का मतलब यह दोनों अलग अलग पदार्थ बना हुआ है। जैसे कॉपर सल्फेट अलग बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस अलग हुआ है जो बाहर निकल जाता है। चलिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो चलिए रासायनिक का जो अभिक्रिया होता है इसको हम लोग रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। और जो रासायनिक समीकरण है इसमें अभिकारक और उत्पाद, इसके जो भी पदार्थ हैं उसको हम लोग प्रतीक या सूत्र कह सकते हैं इसको, या संकेत से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ लिख दें कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें अब हम लोग ऐसे भले लिख सकते हैं, लेकिन इसको संकेत से दिखाना जरूरी होता है। यह जो संकेत समीकरण है यह हिंदी में है, लेकिन हम लोग इसको संकेतों से दिखाएंगे, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्रिया कह दिया गया। भले कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी पालन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से बनता है जल, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दीजिए तो जल तैयार हो जाएगा, नहीं, उसकी मात्रा होनी चाहिए। कितना हम हाइड्रोजन लेंगे और कितना ऑक्सीजन लेंगे अब तब मिलाएंगे तो जाके जल बनेगा। तो मान लीजिए कि अगर हम ऐसे शब्दों में व्यक्त करें तो एक तो पहली बात कि ये लंबा होगा, दूसरा इसमें हम ये नहीं दिखा पाएंगे कि कितना कितना परमाणु मतलब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का लिए हैं, इसलिए इसको संकेत के रूप में दिखाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम का संकेत लिखेंगे Mg, प्लस ऑक्सीजन का संकेत होता है O, लेकिन ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यह ऐसे तत्व हैं जो अपने दो परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि यह दो परमाणुओं के साथ रहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन को हम O न लिखेंगे, O2 लिखेंगे, क्योंकि इसके दो परमाणु हमेशा साथ रहेंगे। तो देखिए O है ऑक्सीजन, यहाँ दो, नीचे दो का मतलब है इसके दो परमाणु हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, हालांकि ये संतुलित नहीं है, इसका संतुलित हम जस्ट इसके बाद से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया किया तो बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसको हमको संकेत के द्वारा दिखाना होगा, इसलिए हम जो भी रासायनिक समीकरण दिखाएंगे इसको शब्दों में न दिखा के इसको संकेत से दिखाएंगे। और इसमें समीकरण को संतुलित करना होता है। संतुलित करने का मतलब कि कक्षा 9 में आप लोग पढ़े हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि अभिक्रिया के पहले इसको हम लोग क्या कहे थे, अभिकारक, इसका कुल द्रव्यमान, और अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है इसको उत्पाद कहते हैं। तो इसका द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो जस्ट हम अभी बता रहे हैं कि कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ द्रव्यमान का मतलब यहाँ परमाणु द्रव्यमान से है। तो चलिए अगर कोई भी पदार्थ है तो उसका परमाणु द्रव्यमान के कारण ही उसका द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक के पहले जितने भी तत्व हैं सबका परमाणु की संख्या और अभिक्रिया के बाद जितने होंगे उसके परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे, क्योंकि अभिक्रिया के पहले जितना भी वो परमाणु की संख्या है अभिक्रिया के बाद उतना ही रहना चाहिए।
क्योंकि अगर कम और ज़्यादा होगा तो उसके द्रव्यमान में अंतर आएगा। और हम लोग पढ़े हैं कि अभिक्रिया के पहले का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। तो चलिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे Fe है यानी लोहा, जब हम लोहे को पानी से क्रिया कराते हैं, पानी का मतलब यहाँ नमी से क्रिया कराएंगे, तो यहाँ बन जाएगा Fe2O4 प्लस H2। तो यहाँ पे Fe2O4 और H2 है, यह रिएक्शन है, अभिक्रिया है, या Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe2O4 प्लस H2। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। और इसको कहेंगे उत्पाद। अब इसमें इधर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान इधर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो हम कह देंगे कि यह समीकरण संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो चलिए इसको संतुलित कैसे करते हैं। देखिए इधर Fe लोहा, यहाँ पे इसका कितने परमाणु हैं? एक। परमाणु को यहाँ लिखते हैं, आगे जो होता है वो अणु दिखाते हैं। तो एक परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं। अब इधर आइए, तो इधर Fe के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के हैं 4, यहाँ हाइड्रोजन के हैं 2। तो इस तरह से हमको अगर संतुलित करना है तो हम यहाँ ऐसे लिख के दिखा दे रहे हैं कैसे संतुलित करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया तत्व और यहाँ पे अभिकारक और यहाँ लिख दिया उत्पाद। अब इसके बाद से तत्व में देखिए क्या क्या है। इसमें Fe है लोहा, आयरन जिसको कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही क्रिया किए हुए हैं तत्व। अब देखिए अभिकारक में आयरन के कितने परमाणु है? लोहे का कितना परमाणु है? 1 यहाँ पे। और उत्पाद में चलते हैं तो उत्पाद में लोहे का परमाणु देखिए कितने हैं? 2, यहाँ 2 है। अब इसके बाद से हाइड्रोजन देखिए, अभिकारक में कितने परमाणु हैं? 2। अब इसके बाद से इधर उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए अभिकारक में कितने इसके परमाणु हैं? 1। अब इसके बाद से इधर ऑक्सीजन का देखिए 4। अब हमको इनकी संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर करना है। तो चलिए देखिए, दोनों में अगर बराबर करना है तो यहाँ आयरन 1 है, यहाँ उत्पाद में आयरन 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ 2 लाने के लिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि आप इसको चाहें तो यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं। ये कोष्टक में हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि हम इसके अंदर कोई भी गुणा भाग नहीं करेंगे। और ऐसा भाग नहीं करते हैं, हमेशा गुणा ही करते हैं। तो इसके अंदर नहीं करेंगे, जो भी हमको गुणा करना होगा उसके बाहर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे उत्पाद में 2 आयरन है और यहाँ पर 1 था, तो यहाँ 2 लाने के लिए हमने 2 से गुणा कर दिया। तो देखिए अभिकारक वाले में, अभिकारक यह है, इसमें हमने 2 से यहाँ गुणा कर दिया। तो आयरन कितना हो गया? 2। अब इसके बाद चलिए हाइड्रोजन पे आते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए 2 बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन अभिकारक में कितने हैं? 1 और उत्पाद में है 4। तो इसके 4 परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसके बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 लाने के लिए हम क्या करें? यहाँ 4 से गुणा करें। तो 4 से इसमें गुणा कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए जब 4 से गुणा कर दिए तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले हाइड्रोजन इसमें था 2, लेकिन अब देखिए
ये वो हाइड्रोजन के कितने परमाणु थे? 2। लेकिन अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी 4 वो अणु लिए गए हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन में यानी 4 अणु लें तो उसके कितने परमाणु हो जाएंगे? तो इसके लिए इसमें गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 परमाणु हाइड्रोजन के हो जाएंगे। इसमें अभिकारक में देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, 4 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, ये संतुलित है। लेकिन यहाँ असंतुलित हो गया हाइड्रोजन, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 4 से गुणा होके हो गया 8। अब देखिए यहाँ असंतुलित हो गया हाइड्रोजन, यहाँ 8 और यहाँ पे हो गया 4, यानी इधर हाइड्रोजन की संख्या हो गई 8 और इधर हो गया 2। अब इसको बराबर करना पड़ेगा, तो फिर बराबर करने के लिए यहाँ 8 है तो यहाँ कितने से गुणा कर दें कि 8 हो जाए? तो 4 से गुणा कर दें तो 8 हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ गुणा करेंगे 4 से। आप देखिए सबकी संख्या बराबर हो गई। आयरन Fe 2, यहाँ पे भी कितना है? 2। हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8। ऑक्सीजन इधर है 4 और 4 का यहाँ गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, ऑक्सीजन भी हो गया 4। लेकिन अब इसको हमको ये कोष्टक नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe2O4 प्लस 4H2। यही हमारा संतुलित समीकरण है। तो 2Fe प्लस यहाँ हो गया Fe2O4 प्लस 4H2। अब इसके बाद और भी समीकरण संतुलित करना हो तो जरा सोचिए कि अगर हम इसको लेके अगर ऐसे बना के लगाते हैं तो कितना टाइम लगेगा। इसलिए हमने इसको ऐसे बता दिया है, लेकिन आप लोग ऐसे कब करिएगा? जब इसको सिंपल मेथड से नहीं करेंगे। हालांकि इसको सॉल्व करने का यानी संतुलित करने का 2-3 विधि है। एक अनुमान विधि है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह अनुमान विधि, इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है अनुमान में। इसलिए हम केवल दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए आपको अपने पास से गुणा करना पड़ेगा। एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि होता है, तो वह खैर हम लोग को इंटर में पढ़ना होता है, तो इसलिए उसका जिक्र यहाँ नहीं कर रहे हैं और उस समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए इसको हम लोग अनुमान विधि से ही सॉल्व करेंगे। चलिए इसका 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए जैसे और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि Mg प्लस Cl2, Mg की क्रिया हम अगर क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होगा? MgCl, Mg की क्रिया कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा MgCl2। चलिए देखते हैं यहाँ पे H2 की क्रिया जब हम Cl2 से कराते हैं तो हो जाएगा HCl। हाइड्रोजन की क्रिया जब क्लोरीन से होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। इसको संतुलित करना है तो हम लोग इसे चार्ट से दिखा रहे हैं, ऐसे ही हम बता देते हैं। चलिए आप लोग भी ऐसा ही करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोनों और परमाणुओं की संख्या सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु हैं 1। तो यहाँ हमको 2 लाना है, तभी जाके दोनों की संख्या बराबर होगी। दोनों संख्या बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा नहीं करेंगे, आगे जो भी हमको गुणा करना है वह आगे करेंगे इसके। तो चलिए इसके आगे 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 2 से गुणा का मतलब 2 से गुणा H में भी हो गया और Cl में भी हो गया, यानी कि अब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन भी हो गया। तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु थे? 2, और यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ 1 परमाणु है तो हम 2 हाइड्रोजन लिए हैं तो 2 परमाणु हो जाएंगे। यहाँ पे क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ क्लोरीन का 1 परमाणु है, लेकिन 2 क्लोरीन ले लेने का मतलब कि 1 और 1 2, इसके भी 2 परमाणु हो जाएंगे। इस तरह यह समीकरण संतुलित हो गया। अब इसके बाद से जैसे मान लीजिए कि H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू बनता है H2O जल। तो हाइड्रोजन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो जल बनता है। अब इसको संतुलित करते हैं।
इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 परमाणु है, इधर भी कितना है, 2, बराबर है। अब चलिए ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के इधर 2 परमाणु है और इधर कितना है, 1, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो हम 2 से गुणा यहाँ नहीं करेंगे, इसके आगे करेंगे। अब देखिए आगे कर दिए तो ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन अब इधर हाइड्रोजन चेंज हो गया, 2 दूनी 4, अब 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए। और इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, तो यहाँ 4 लाने के लिए क्या करेंगे, आगे 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, आगे 2 का मतलब 2 यह भी है, 2 यह भी हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इस तरह से हम लोग समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल है, मान लीजिए Mg, मैग्नीशियम की क्रिया जब हम ऑक्सीजन O2 से कराएंगे तो हो जाएगा MgO। ठीक है, अगर ऑक्सीजन किसी तत्व से क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, क्लोरीन किसी तत्व से क्रिया करेगा तो क्लोराइड। उसी तरह यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया किया है, तो अभी बताया ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके MgO बनाया, तो इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इसको संतुलित कीजिए, तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 1, इधर भी 1, बराबर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, और यहाँ पर कितना है, 1, बराबर नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखना है इसके आगे लिखेंगे। 2 लिख दिए। अब देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, और जब मैग्नीशियम 2 हो गया तो इधर 1 ही है, फिर असंतुलित हो गया। फिर इसको संतुलित कीजिए, तो इधर मैग्नीशियम 2 है तो इधर भी 2 लाने के लिए आगे 2 से गुणा कर दीजिए। अब संतुलित हो गया, देखिए मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, इधर मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2, क्योंकि आगे 2 का मतलब इसके अंदर सब में है, ये 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। इस तरह से ये समीकरण संतुलित कर सकते हैं। अब इसके बाद से आप देखते हैं कि इसका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, इसको देखते हैं। चलिए, इसका दैनिक जीवन में उपयोग है। देखिए इसमें संक्षारण होता है, फिर से उसमें शोषी अभिक्रिया है, उसमें क्षेपी है, और भी है, लेकिन उसका हम लोग जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन जो संक्षारण है इसका हम लोग के दैनिक जीवन पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक लोहा है, लोहे को अगर हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो खराब हो जाता है, यानी उसमें जंग लग जाता है। या एल्यूमिनियम क्या कहते हैं, ये चांदी है, चांदी को खुले में रख दीजिए या नमी वाले स्थान पर रख दीजिए तो वह काला हो जाता है। या तांबा है, तांबे को भी नमी वाले जगह पे रख दीजिए तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण का हम लोग के दैनिक जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।